जय हिंद दोस्तों। 21वीं सदी की बीमारी। अब ये 21वीं सदी की बीमारी क्यों और कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आज की जो आम समस्या है जो 20वीं सदी से चलती आ रही है और पिछले 20 वर्षों में, 21वीं सदी के पिछले 20 वर्षों में उससे बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा और हार्ट अटैक, ये सबसे आम बीमारी है और ये लाइफस्टाइल डिसीजेस है। इन सब बीमारियों का एक होने के पहले एक लक्षण होता है और इन बीमारियों का एक समूह होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये इस बीमारी का नाम है और इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये सब चीज़ें आती है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, हार्ट अटैक, महिलाओं में पीसीओडी जिसकी पिछले हफ्ते हमने बात की थी। और अगर हम इसमें थायराइड इसका पार्ट नहीं है पर हाइपोथायराइडिज्म भी जोड़ दें, जो कि महिलाओं में बहुत आम होती है, इसकी हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये 6 बीमारियों में पूरी 80% लाइफस्टाइल डिसीजेस आ जाती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सबसे पहले तो हम ये समझें कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म यानी जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर में किस प्रकार से बिहेव करता है, उसको बहुत ही एक साधारण भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हम आटे से रोटी बना सकते हैं, आटे से हम बाटी बना सकते हैं, आटे से हम पूरी बना सकते हैं, आटे से हम परोठा बना सकते हैं, आटे से हम हलवा बना सकते हैं। तो ये आटे को जो डिफरेंट टाइप्स में हम बदलते हैं, पर आटे से हम दाल नहीं बना सकते। तो उसके लिए हमारे पास दाल होना ज़रूरी है। जब दाल होगी तो हम उस दाल से कई सारी सब्जी बना सकते हैं, और दाल से सब्जी भी नहीं बना सकते, तो सब्जी अलग होना चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं दाल, रोटी, सब्जी। ऐसे ही हमारे शरीर में फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का एक मिश्रण ज़रूरी होता है। और हम जो भी खाते हैं उसको हमारी बॉडी, हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा पैनक्रियाज विभिन्न एंजाइम्स के माध्यम से हमारे शरीर की ज़रूरतों में बदल देता है। ये मेटाबॉलिज्म होता है। उसमें वो कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण करता है, उसमें वो प्रोटीन का भी निर्माण करता है, वो अमाइनो एसिड का भी निर्माण करता है, और जो खराब चीज़ें होती है वो किडनी के माध्यम से बाहर भी करता है। तो ये पूरा मेटाबॉलिज्म है। और ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो डिसीजेस होती हैं वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है, और उनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है। कई जन्मजात होते हैं, फैमिलियल होते हैं, परंतु हम यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसा मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी एक बीमारियों का समूह या लक्षणों का समूह जिससे कई बीमारियां उत्पन्न होती। इसमें यदि अगर आप खर्राटे भरते हैं तो आपने खर्राटे भरने वाले लोगों को आपको मालूम होना चाहिए कि उनमें बहुत सारी बीमारियां होती है, और उन बीमारियों में ये इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम भी कहते हैं, उसे सिंड्रोम एक्स भी कहते हैं। और उसी के ये घटक हैं कि खर्राटे, मोटापा, प्री डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ और नॉर्मल के बीच की स्थिति, जैसे पुल होता है। एक नॉर्मल आदमी डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने के पहले पुल पे चढ़ना पड़ता है, वो पुल होता है प्री डायबिटीज़। तो वो पुल प्री डायबिटीज़, फिर ब्लड प्रेशर, इससे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मतलब जब हम खर्राटे भरते तो बीच बीच में हमारी सांस रुक जाती है। आपने देखा होगा कोई आदमी बहुत तेज़ी से खर्राटे भर रहा है, फिर एकदम से शांत हो जाता है, हमें लगता है उसकी खर्राटे बंद हो गए, और उस समय उसकी सांस भी रुक जाती है। किसी में कुछ सेकंड्स के लिए रुकती है, किसी में कई ज़्यादा सेकंड्स के लिए रुकती है, किसी में 50 सेकंड, किसी में 1 मिनट, किसी में और ज़्यादा भी रुकती है, और सांस की दिक्कत हो जाती है। फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, जो पीसीओडी, इसका काउंटर पार्ट है फीमेल्स में। ये मेल्स में नहीं होता, पर ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मैंने पिछली बार कहा था कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये इसका मेल काउंटर पार्ट है। फिर हार्ट अटैक और डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल की जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम और ख़राब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, ये कोलेस्ट्रॉल के डिस्टर्बेंसेस होते हैं। और ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिन लोगों को होता है उन्हें आगे चल के इम्पोटेंसी या नपुंसकता भी हो सकती है। ये नपुंसकता हार्ट अटैक होने का सबसे पहला लक्षण भी हो सकता है।
तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये एक परेशानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कोई, और ज़रूरी नहीं कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सारे लक्षण आपको एक ही व्यक्ति में हों। किसी को कोई लक्षण होगा, किसी को कोई लक्षण होगा, किसी को कोई और होगा। अब हम खर्राटे पे सबसे ज़्यादा बात करते हैं। खर्राटों से मोटापा भी हो सकता है, और मोटा लोगों में खर्राटे ज़्यादा होते हैं। तो ये दोनों कौन किसको लीड करता है ये समझना, ये कहना तो मुश्किल है, परंतु जिन लोगों को खर्राटे लेने की आदत होती है, यूजुअली वे मोटे होते हैं, या वो खर्राटे लेते हैं तो बाद में जाके वो मोटे हो जाते हैं। ये रिलेशन पक्का है। और उसमें मैंने स्लीप अपनिया, जो श्वास रुकने की बात है, वो मैंने बताई। अब ये विदेशों में एक मैरिटल डिसहार्मनी का बहुत बड़ा कारण है। विदेशों में नहीं, हमारे देश में भी है। विदेशों में तो ये तलाक का बहुत बड़ा कारण है। और जिन लोगों को खर्राटे आते हैं, उनकी स्लीप की क्वालिटी, उनके सोने की जो गुणवत्ता है, मतलब एक गहरी नींद नहीं आती है, उनकी स्लीप क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, और उसके वजह से उसमें उनका परफॉर्मेंस, उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। मतलब वो जो जितना काम करते हैं तो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। महिलाओं में इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी होती है, और उनको इनफर्टिलिटी यानी बच्चे नहीं होना भी हो सकता है। इसकी परेशानियां क्या है? मान लो किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या कोई खर्राटे लेता है, परंतु उसको खर्राटे लेने के बावजूद उसको डायबिटीज़ नहीं है, उसको हार्ट अटैक नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर नहीं है, उसके बावजूद उसमें सडन डेथ की रिस्क ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी जो बीच बीच में श्वास रुकती है, उस समय उसको अरिथमियाज होते हैं। अरिथमियाज यानी दिल की धड़कन जो होती है, वो दिल की धड़कन इर्रेगुलर हो जाती है। वो धड़कन, उसमें कई प्रकार के अरिथमियाज बीच बीच में, जैसे उसको मैं आम भाषा में समझाने के लिए कि किसी शांत कॉलोनी में अगर टेररिस्ट आ जाएं तो क्या स्थिति होगी, तो वो जो दिल की धड़कन बीच बीच में उचक के आती है, जिनको हम एक्स्ट्रा सिस्टोलीज बोलते हैं, या वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट्स बोलते हैं, एट्रियल प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं, इस प्रकार के अरिथमियाज बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो अरिथमियाज आपकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि मरीज़ रात को सोया, स्वस्थ व्यक्ति रात को सोया और सुबह नहीं उठा, तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये हो सकता है कि उसको कोई वेंट्रिकुलर अरिथमिया हुआ, खासतौर पर उसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, जिसमें आदमी को समय भी नहीं मिलता वो आपको बुला सके, और वो आपको सडन डेथ आपकी हो जाती है। तो ये उसके घटक हैं। तो इसलिए ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। फिर इसमें अगर उसको हार्ट अटैक नहीं है तो भी हार्ट फेलियर यानी आपके हार्ट की पंपिंग की कैपेसिटी। हार्ट अटैक एक अलग चीज़ होती है, उसमें कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉक हो जाता है। हार्ट फेलियर यानी हार्ट की पंप करने की कैपेसिटी अलग होती है, और इन सब की जाँचें भी अलग होती है। जैसे हार्ट अटैक को पता लगाने के लिए हम ECG हमारे लिए ज़रूरी होता है, परंतु हार्ट फेलियर पता लगाने के लिए हम डॉक्टर लोग उसको देख के उसका परीक्षण करके बता सकते हैं, नहीं तो इकोकार्डियोग्राफी से हार्ट फेलियर है कि नहीं ये पता चलता है। फिर आपको अगर उसको आगे जाके हार्ट अटैक आने वाला है तो वो TMT टेस्ट करते हैं, हम उससे पता लगाते हैं। तो ये अलग अलग टेस्ट के अलग अलग इम्पॉर्टेंस हैं कि किस टेस्ट से क्या बीमारी पता लगेगी। हर टेस्ट एक ही टेस्ट हर चीज़ नहीं बता सकती। फिर मोटापा अपने आप में एक समस्या है ही, और मोटापे के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, तो हमेशा हर डाल काटने के बजाय हमें जड़ पे प्रहार करना चाहिए, ताकि आगे जाके हमें वो समस्या नहीं। अब इसको हम पता कैसे लगाएं? इसको पता लगाने के बहुत कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। 2-3 चीज़ें तो आप खुद पता लगा सकते हैं। कोई व्यक्ति खर्राटे लेता है तो आसानी से जब खर्राटे लेता है तो पता चल जाता है। फिर मोटापा देखने से पता चल जाता है, उसके लिए कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 लक्षण ऐसे हैं जो आप बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं। पर इसके अलावा भी और लक्षण हैं जो जिनको कम सीवियरिटी का मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो आप पता लगा सकते हैं। उसमें मैंने पिछले बार एक बताया था एक्केंथोसिस, जो गर्दन पे मेल के समान धब्बे हो जाते हैं यहाँ पर जहाँ हम चेन पहनते हैं, या अंडर आर्म्स में ब्लैक वेलवेटी या ब्राउनिश वेलवेटी प्रकार के धब्बे होते हैं।
तो वो अगर हैं तो आप सचेत हो जाइए कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या ये प्री डायबिटीज़ का लक्षण है, आगे जाके डायबिटीज़ होगी, जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ही एक पार्ट है। फिर आपको पेट का मोटापा है, तो आपके पेट की जो गर्थ होती है अगर वो 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है पुरुषों में, और महिलाओं में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, यानी 36 इंच और 32 इंच, पुरुषों में 36 इंच और महिलाओं में 32 इंच से ज़्यादा है, तो आप सचेत हो जाइए कि आप हो सकता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की गिरफ्त में आ रहे हैं। फिर आप अपना BMI निकाल सकते हैं। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? बहुत आसान तरीका है। आपका वज़न किलोग्राम में और उसके नीचे आपकी हाइट इन स्क्वायर मीटर, मतलब जितनी आपकी हाइट है, सपोज 170 सेंटीमीटर है तो 1.7 मीटर इंटू 1.7 मीटर, तो 70 किलोग्राम वज़न के नीचे 1.7 इंटू 1.7 जो नतीजा आएगा तो वो 23 से कम होना चाहिए पुरुषों में, और महिलाओं में 21 से कम हो तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज दोनों के लिए 23 रखा जाता है। वैसे इंटरनेशनल गाइडलाइंस ये है कि 25 पुरुषों में और 23 महिलाओं में, पर हम भारतीय लोग कम वजन पे मोटापे के ज़्यादा शिकार होते हैं, इसलिए हमारे लिए वो 23 और 21 ज़्यादा उपयुक्त है। फिर आप अपने पेट की गर्थ नाप ली। अगर इसका एक और तरीका है कि आपकी पैंट साइज़, जो आपकी कमर की साइज़ होती है, आप पैंट पहनते हैं तो वो 36 इंच है या 34 है। हालांकि उसमें कंपनी के वेरिएशंस होते हैं, पर एक मोटा मोटी आप पता लगा सकते हैं कि 36 की कम पेंट लग रही है या 38 की पेंट लग रही है, तो डेफिनेटली आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपको 32 या 34 की पेंट है पुरुषों में तो ठीक है, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं होगा। एक और इसका पैरामीटर है कि अगर आपके पेट की जो गर्थ है, एब्डोमिनल गर्थ है, वो आपके हाइट से 50% से कम होनी चाहिए। सपोज आपकी हाइट है 6 फीट यानी 72 इंच और आपका पेट है 38 इंच, तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम की गिरफ्त में हैं। अगर आपका पेट 34 इंच है और आपकी हाइट 72 इंच है तो आप उससे बचे हुए हैं। तो ये लेस देन 50% ऑफ दी हाइट, ये भी एक अच्छा फार्मूला है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर कुछ और हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हालांकि उनका बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, पर ये कई रिसर्च हो चुकी हैं जिसमें ये पाया गया है कि जो लोग गंजे होते हैं, जल्दी गंजे होते हैं, जैसे 30 साल की उम्र में गंजे हो गए या उनके बाल बहुत कम हो गए या 40 साल की उम्र में गंजे हो गए, तो उन लोगों को ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की गिरफ्त में ज़्यादा आता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर पे बाल बहुत ज़्यादा है, हेयरी बॉडी, और ऊपर से गंजा है और पूरे शरीर पे बहुत बाल है, तो ये भी एक उसका कारण हो सकता है कि आप यू आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट अटैक। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि ये आपको हार्ट अटैक का एक कारण हो सकता है। फिर आपके अगर कानों के यहाँ पर बड़े बड़े, कई लोगों के ऊपर देखा होगा आपने, बड़े बड़े बाल होते हैं और घने बाल होते हैं, अगर वो है तो एक संभावना होती है, ये नहीं कि ये है तो ऐसा होगा ही कि उसको बड़े बाल हैं या वो गंजा है तो उसको हार्ट अटैक होना ही, परंतु आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो हो सकता है अभी आपको डिस्लिपिडीमिया हो यानी कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ हो, आगे जाके हार्ट अटैक हो, तो अभी से आप कोलेस्ट्रॉल को संभालेंगे तो आपको आप अपने हार्ट अटैक को बचा सकते हैं। फिर इसका कारण क्या है? इसके और भी कई कारण होते हैं जो खर्राटे लेते हैं कि आपके नाक की हड्डी की कुछ गड़बड़ हो या एपिग्लॉटिस में कोई चेंज हो, तो उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, उसकी हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, और उसके लिए सर्जरी ही एकमात्र उपाय होता है और वो सर्जरी करने से ठीक भी हो जाता है। परंतु अदरवाइज आपको ये जो मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं उनका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फिर इसके ट्रीटमेंट पर हम आए तो हमारे पास एक क्या तरीका है कि हम इससे बचें। उसका तरीका है हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक है, और मेटाबॉलिज्म ठीक रखने के क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। एक संतुलित भोजन खाएं जिसमें लगभग आपकी डाइट का जो कैलकुलेशन होता है, एक रफली मान लें कि 25 किलो कैलोरी पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, यानी आप 80 किलो के हैं तो आपको 2000 किलो कैलोरी रोज़ की लगेगी। तो उसमें से आप कम से कम 25% प्रोटीन होना चाहिए, और 25% यानी आपका लगभग 500 कैलोरी के करीब प्रोटीन में होना चाहिए, और 1 ग्राम प्रोटीन की कैलोरी वैल्यू होती है 4 किलो कैलोरी।
तो लगभग कितना हो गया 425 ग्राम 125 ग्राम। ऐसे ही आपको 25% फैट होना चाहिए। 1 ग्राम फैट यानी घी या तेल, उसकी कैलोरिक वैल्यू होती है 9 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की कैलोरिक वैल्यू होती है 4 किलो कैलोरी। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की किलो कैलोरी वैल्यू बराबर होती है और फैट की ऑलमोस्ट डबल से थोड़ी सी ज़्यादा, 4 किलो कैलोरी और 9 किलो कैलोरी। तो 25% प्रोटीन होना चाहिए, 25% फैट होना चाहिए और 50% के लगभग कार्बोहाइड्रेट। तो ये एक संतुलित और मल्टी विटामिन और ये सब होना चाहिए, उसमें फ्रूट का समावेश भी होना चाहिए। फिर हिंदू माइथोलॉजी में हम लोग फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अभी एक रिसर्च हुआ है, उसमें अगर आप फास्टिंग उपवास करते हैं, लंबे उपवास करते हैं या छोटे उपवास करते हैं और नियमित रूप से उपवास करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कम लेते हैं, तो आपकी डायबिटीज़ वापस नॉर्मल की तरफ या बगैर दवाइयों के कंट्रोल में रह सकती है, यानी ऑलमोस्ट क्योर। पर इसका अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो फिर से वापस डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाए, यानी आपको ज़िंदगी भर करते रहना पड़ेगा। तो हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे प्रचलित प्रथाएं हैं, और जो हम हिंदुओं में तो मंगलवार का उपवास, शनिवार का उपवास, गुरुवार का उपवास, तो ये बहुत हेल्दी है। पर हम लोग बेईमान लोग हैं, तो हम लोगों ने उसको खाने पीने का जरिया बना लिया है कि उपवास के दिन फलाहार करने के बजाय, फलाहार मतलब फल खाना चाहिए, तो हम उसको फलीहार करते हैं, मतलब मूंगफली दाने की खिचड़ी और मूंगफली के वो राजगिरे के आटे का हलवा और बहुत सारा फल, और मतलब कई बार तो आदमी जितना रोज़ खाता है उससे ज़्यादा उसमें वो उपवास वाले दिन खा लेता है। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, रेगुलर एक्सरसाइज और हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का संतुलित सेवन, ये हमको इस बीमारी से बचा सकता है। फिर हम जितना नेचुरल खाएंगे, नेचुरल मतलब जो रिफाइंड फूड होता है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, कोक और मैदे की चीज़ें, या जितना भी प्रिजर्व फूड, आजकल रेडी टू ईट फूड मिलता है, दाल पकी हुई मिल रही है, आपको सिर्फ पानी गर्म किया, डाला और दाल तैयार। तो ये चीज़ आपको तकलीफ देती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग हमारे घरों में आपने देखा होगा कि कभी आपको सुबह का खाना शाम को नहीं खाते, या ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दिन शाम तक नहीं खाते। तो ये जो उसमें प्रिजर्वेटिव रहते हैं, जब वो महीना भर तक अगर पैक रहता है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव रहते हैं, वो नुकसान पहुँचाते हैं। तो आप जितना नेचुरल खाएंगे और जितना प्रकृति के करीब रहेंगे या प्राकृतिक रूप से रहेंगे, उतना आपको ये इस बीमारी से बचेंगे। उसमें एयर कंडीशनर का यूज़, अब आपको अगर सर्दी, गर्मी और बरसात से अगर आप एक्वेंट ही नहीं होंगे तो आपको इन सब चीज़ों की समस्या होगी। जब आपको ये किसी भी वक्त अगर ये इसकी अधिकता हुई, गर्मी अधिक हो गई तो आपको तकलीफ होगी, बरसात ज़्यादा हुई तो तकलीफ होगी, ठंड बहुत हो गई तो आप सहन नहीं कर पाएंगे, निमोनिया या इस प्रकार के इन्फेक्शन, तो आपकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। जो हमने पहले एक बार बात की थी कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें, तो ये आपको इसमें एक नेचुरल रहने के लिए करना चाहिए। फिर इसमें कई प्रकार की दवाइयाँ होती है, ड्रग्स यूज फॉर प्रिवेंशन। ये 2 प्रकार से होता है, दवाइयाँ रोकथाम के लिए और दवाइयाँ ट्रीटमेंट के लिए। आपको डायबिटीज़ हो गई तब आप दवा ले रहे हैं तो वो उसका इलाज करें। आप दवाई ले रहे हैं डायबिटीज़ को रोकने के लिए तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर आपको जितने दिन आप डायबिटीज़ को होने से रोकते हैं उसके वो गंभीर प्रभाव आगे चल के आपको नहीं होंगे। तो ये आप गंभीर प्रभावों, क्योंकि डायबिटीज़ एक बार हुई तो 10 साल में उसके गंभीर प्रभाव न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये सब किडनी की तकलीफ, नाड़ियों की तकलीफ, आँखों की तकलीफ, हार्ट की तकलीफ, कार्डियोमायोपैथी, ये सब होना तय है। किसी को 10 साल में होगी, किसी को 15 साल में होगी, किसी को 20 साल में होगी। तो इन सब चीज़ों को हम रोक सकते हैं, और वो दवा लेके अगर हमने रोक लिया तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस का पीरियड है इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये दवाइयों से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट फॉर द डिसीजेस। और इसमें कई प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, जैसे इंसुलिन सेंसिटाइज़र होते हैं, खासतौर पर मेटफॉर्मिन एक नाम की दवा होती है जो पीसीओडी में बहुत कॉमन है और बहुत लोग जानते हैं, इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ, वैसे हमें दवा का नाम नहीं लेना चाहिए। तो ये आप ले सकते हैं, और ये दवाई दी जाती है तो ये इलाज में भी काम आती है और ये बीमारी की रोकथाम में भी काम आती है।
तो ये उसी प्रकार से है जैसे बीमारी की रोकथाम, जैसे हम टीका लगाते हैं, पोलियो का टीका, पोलियो की दवाई पीते हैं, तो उसको कम मात्रा में दिया जाता है ताकि वो जब इन्फेक्शन आपको नहीं हो और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाए। जैसे अभी हम कोरोना के लिए भी टीके की खोज में है, क्योंकि उसकी एंटीबॉडीज़ अगर उसका सब क्लिनिकल डोज हम देंगे, इतनी मात्रा देंगे जिससे हमें नुकसान न पहुँचे और हमारे शरीर की इम्यूनिटी या उसके अगेंस्ट हम सुरक्षा जो कि हमारे सेल्स होते हैं, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो बन जाएं, तो हम उस बीमारी से बच सकते हैं। तो ये रोकथाम उसी प्रकार से होती है, मेटफॉर्मिन के रूप में, या दूसरी भी कई दवाइयाँ होती हैं जो हम रोक सकते हैं। आजकल ऐसे GLP-1 रिसेप्टर बहुत महंगे होते हैं, पर उसके इंजेक्शन लगा के भी आप मोटापा से बच सकते हैं। और मोटापा आपने रोक लिया तो बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो उसका वो बीमारी का समूह है ही। इसके बाद लास्ट में वो अगर ये नहीं कंट्रोल होता है तो बेरियाट्रिक सर्जरी, यानी मोटापा कम करने का, जो पेट की जो हमारा फूड बैग होता है, स्टमक जिसको बोलते हैं, उसका साइज़ हम छोटा कर देते हैं और उससे हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो फूड बैग होता है या स्टमक का साइज़ बहुत छोटा होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो फिर से फैलने लगता है और उसमें हम ज़्यादा खाने लगते हैं। अगर आप रोज़ ज़्यादा खाएंगे तो वो बड़ा होता चला जाता है और इस प्रकार से आपका वज़न बढ़ता चला जाता है। तो उसके लिए एक सर्जरी की जा सकती है। फिर जो लोग खर्राटे लेते हैं उनको कई बार कुछ पोजिशनल चीज़ें हम डॉक्टर्स बताते हैं, खासतौर पे जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, और उसकी स्लीप स्टडी होती है, उसमें पता लगता है कि अगर उनका श्वास ज़्यादा देर तक रुकता है तो उन्हें बाइपैप करके एक मशीन आती है जो उनको लगाई जाती है, जिससे कि उनकी श्वास न रुके और वो जो सडन डेथ के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाए। तो इस प्रकार से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो ये बीमारियों का समूह यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आप फिर से सुनिए एक बार, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, हार्ट अटैक, प्री डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ होने की स्थिति, और आपका PCOD महिलाओं में, और आपको डिस्लिपिडीमिया, ये सब इसके घटक हैं। इनसे सबसे आप बच सकते हैं। और इसके लिए संतुलित भोजन, नियमित सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फैट और सफिशिएंट, बिल्कुल घी बंद करना भी स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं। 25% फैट हमको ज़रूरी होती है, पर उसमें ट्रांस फैट मत लीजिए आप। ट्रांस फैट मतलब वेजिटेबल घी जो होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजनेटेड होते हैं, वो ज़्यादा एथिरोजेनिक होते हैं, मतलब जो ब्रेन की और हार्ट की ब्लड वेसल्स होती है उसमें वो रुकावट ज़्यादा पैदा करते हैं। तो हमारा शुद्ध घी, हमारा सरसों का तेल, और बदल बदल के ऑयल खाएं, और उसमें भी जो डबल फिल्टर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। रिफाइंड में से तो क्या है, उनके उपयोगी चीज़ें जो होती हैं वो निकल जाती हैं, और जो फिल्टर होता है उसमें से छना हुआ होता है, मतलब फिल्टर मीन्स छानना, तो उसमें वो गंदगी साफ़ हो जाती है। परंतु रिफाइंड में उसके सारे उपयोगी चीज़ें साफ़ हो जाती है, सिर्फ कैलोरीज बचती हैं, और वो फ्री कैलोरीज हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जो देसी घी अगर उसको हम बहुत साफ़ कर देंगे तो उसमें से जो यूज़फुल एलिमेंट्स हैं, जो अमाइनो एसिड्स हैं, पॉलीअनसेचुरेटेड एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, वो हमारे मूफा और पूफा, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, वो काफ़ी उनका बैलेंस, उनका रेशो भी कम गड़बड़ हो जाता है, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा भी नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं और इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी चीज़, आपकी कमर का साइज़ 36 इंच से ज़्यादा नहीं हो, महिलाओं में 32 इंचेस से ज़्यादा नहीं हो, आपकी तोंद नहीं निकले। तोंद मतलब तोंद सिंड्रोम में बोलता हूँ, अग्रवालों में तोंद बहुत होती है, सेठ लोगों की पहचान होती है तोंद, और अधिकांश पुरुषों की तोंद होती है। और तोंद यानी ये सारी की सारी बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, हार्ट अटैक और डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी। तो तोंद डेवलप नहीं होने दें, पेट का साइज़ 36 इंच से कम रहे, और रेगुलर एक्सरसाइज और संतुलित भोजन करें, और प्राकृतिक खाएं और प्राकृतिक जिएं।
ये स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है। तो दोस्तों इतना ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। आपके कुछ सवाल, मुझे यहाँ कुछ दिख तो नहीं रहे हैं, पर कोई हो तो मैं 2 मिनट रुकता हूँ और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सब की उपस्थिति को मैं दर्ज करता हूँ और उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि वो मुझे ध्यान से सुनते, मुझे फीडबैक भी मिलता है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग सुनते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि समाज का कुछ भला हो। हम छोटी छोटी चीज़ें करके और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, और समाज स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। थैंक यू दोस्तों। और एक बात आखिरी कि ये कोरोना काल चल रहा है और अभी बरसात आने वाली है, तो और ज़्यादा सावधानियों की ज़रूरत है। उसमें 2 सबसे मुख्य सावधानी है कि आप अपना व्यक्तिगत काम करने से पहले अपने हाथ धो लें, जैसे खाना खाना, नाक साफ करना, आंखें साफ करना, या चेहरे पे कभी भी हाथ लगाएं। और जब भीड़ में या आपको ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति लगे तो मास्क ज़रूर लगा लें। अदरवाइज़ बाकी सब चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ेगा मुझे नहीं मालूम, पर ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे आप बच सकते हैं अपने आप को इन्फेक्ट होने से। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू ऑल।